केंजी निशिमुरा की कहानी। चैप्टर 1। सभी सुबहों के इतिहास की सबसे खराब सुबह। केंजी निशिमुरा 6 साल का था और उसे एक बहुत सीरियस अनाउंसमेंट करनी थी। मैंने तय किया है, उसने पजामे में टॉयलेट के ढक्कन पर खड़े होकर बड़े अधिकार से हाथ जोड़कर कहा कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। नीचे से उसकी माँ के टोस्ट जलाने की आवाज़ फिर आई। स्मोक अलार्म ने हमेशा की तरह 2 बार बीप किया और फिर हमेशा की तरह बंद हो गया। केंजी, टॉयलेट से निकलो और नाश्ता करने आओ। केंजी ने इस पर सोचा। उसने 3 मिनट पहले उठने के बाद से अपनी बात बहुत ध्यान से बनाई थी। वह नीचे उतरा, सीढ़ियों के ऊपर तक गया और किचन की तरफ चिल्लाया, माँ, मेरे पेट में दर्द है, एक ठहराओ। कहाँ? केंजी ने अपना हाथ अपने पेट पर रखा, फिर उसे थोड़ा ऊपर किया, फिर थोड़ा नीचे किया। यहाँ, यह तुम्हारी नाभि है। यह मेरी नाभि के पास है, जो असल में मेरा पेट है। उसकी माँ सीढ़ियों से नीचे आई, हाथ में स्पैचुला था और उसके चेहरे पर वही भाव थे जो वह हमेशा तब दिखाती थी जब वह तय करती थी कि गुस्सा होना है या हंसना है। यह एक मुश्किल भाव था। केंजी ने पूरी ज़िंदगी इस पर स्टडी की थी और फिर भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि इसका क्या होगा। आओ नाश्ता करो। यह किसी भी तरफ नहीं गया। यह तीसरा ऑप्शन था, प्योर एफिशिएंट माँ। केंजी सीढ़ियों से नीचे उतरा। किचन में जले हुए टोस्ट और मिसो सूप की महक आ रही थी, यानी केंजी की पूरी जिंदगी की हर सुबह की महक आ रही थी। उसके पिता पहले से ही टेबल पर थे, अखबार ऐसे ध्यान से पढ़ रहे थे जैसे कोई आदमी बहुत ध्यान से यह दिखावा कर रहा हो कि उसे जल्द ही काम पर नहीं जाना है। डैड, केंजी ने अपनी कुर्सी पर चढ़ते हुए कहा, क्या आप जानते हैं जो बच्चे मंगलवार को घर पर आराम करते हैं वे ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं? उसके पापा ने न्यूज़पेपर को इतना नीचे किया कि केंजी को उसके ऊपर से देख सके। तुमने यह कहाँ पढ़ा? मैंने अभी अभी इसे बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सच हो सकता है। उसके पापा ने न्यूज़पेपर वापस ऊपर किया। अपना नाश्ता कर लो। केंजी की बड़ी बहन मायू, जो 9 साल की थी और इसलिए बड़ी समझदार और बहुत परेशान करने वाली थी, पहले से ही अपने चावल खा रही थी। उसने ऊपर नहीं देखा। आज स्पेलिंग टेस्ट है, उसने कहा, जैसे कोई बम रख रहा हो। केंजी स्तब्ध रह गया। मुझे पता है, उसने कहा, तुम भूल गए। मैं भूला नहीं, मैंने बस याद ना रखने का फैसला किया। मायू ने आखिरकार ऊपर देखा। उसके चेहरे पर वही भाव थे जो उनकी माँ कभी कभी रखती थी, जो मतलबी और दयालु होने के बीच तय कर रही थी। सिवाय इसके कि मायू के साथ यह लगभग हमेशा बुरा ही होता था, लेकिन एक तरह से यह फिर भी दयालु ही थी, जो केंजी को बहुत कंफ्यूजिंग और इरिटेटिंग भी लगा। तुमने पढ़ाई नहीं की है ना? उसने कहा। यह कोई सवाल नहीं था। मैंने पढ़ाई की, केंजी ने बड़ी इज्जत से कहा, मेरे दिल में। स्पेलिंग टेस्ट में 12 शब्द थे। केंजी को उनमें से 4 शब्द पक्के तौर पर याद थे। उसे 2 और के बारे में काफ़ी भरोसा था। बाकी 6 दुनिया के रहस्य थे, जैसे मोजे गायब होने के बाद कहाँ जाते हैं, या बड़े लोग न्यूज़ क्यों देखते हैं जब इससे उन्हें सिर्फ दुख होता है। वह अपनी डेस्क पर बैठ गया और पेपर को घूरने लगा। उसकी टीचर तनाका सेंसेई एक छोटी गोल औरत थी, जिसके चश्मे उसके चेहरे के हिसाब से थोड़े बड़े थे। इसलिए जब वह उन्हें ऊपर करती थी, जो वह हर कुछ मिनट में करती थी, तो यह एक छोटी सी नाटकीय घटना लगती थी। वह अब डेस्क के बीच चलती थी,
हाथ पीठ के पीछे बांधे बहुत धीरे से खुद से गुनगुनाती थी, जो किसी तरह उसके बारे में सबसे डरावनी बात थी। पहला शब्द था माउंटेन। केंजी ने लिखा माउंटेन। उसने उसे ध्यान से देखा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने मिटा दिया और लिखा माउंटियन। यह भी सही नहीं लगा। उसने इतनी ज़ोर से मिटाया कि कागज़ लगभग फट गया। फिर उसने दोबारा लिखा माउंटेन। वह काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। क्या इसमें सच में दूसरा ए होता है? उस छोटे से ए की ज़रूरत ही क्या है? पहाड़ तो बहुत बड़े होते हैं, उन्हें किसी छोटे ए की मदद की क्या ज़रूरत? आखिर उसने सोचा, रहने दो। अगले शब्द पर चला गया। उसके पास बैठा था डाइची ओनो। वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था, मतलब वही दोस्त जिससे वह सबसे ज़्यादा बात करता था और सबसे ज़्यादा झगड़ा भी करता था। डाइची स्पेलिंग में बहुत तेज़ था, लेकिन उसे अपनी समझदारी दिखाने की आदत थी। यह बात केंजी को थोड़ा चुभती थी। डाइची 8वें शब्द पर पहुंच चुका था। केंजी अभी तीसरे शब्द पर ही था। केंजी थोड़ा उसकी तरफ झुका। डाइची बिना ऊपर देखे दूर हट गया। यह दोनों का रोज का अंदाज था। सुनो, केंजी ने धीरे से कहा। डाइची लिखता रहा। सुनो ना डाइची। नहीं, मैं कुछ नहीं पूछने वाला था। हाँ, तुम पूछने वाले थे। केंजी सीधा बैठ गया। तुम्हें कैसे पता मैं क्या पूछने वाला था? तुम मुझसे पूछने वाले थे कि बर्थडे की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं। थोड़ी चुप्पी रही। तो बताओ ना, बर्थडे कैसे लिखते हैं? डाइची ने गहरी सांस ली, जैसे बहुत दुखी हो गया हो। उसी समय तनाका सेंसेई उनकी बेंच के पास से गुजरी। दोनों अचानक अपने पेपर को ऐसे देखने लगे जैसे दुनिया में स्पेलिंग से ज़्यादा ज़रूरी कुछ है ही नहीं। लंच पर केंजी और डाइची बड़े कैंपों के नीचे अपनी रोज़ की जगह पर बैठे थे। स्कूल के मैदान के किनारे एक पेड़ था। यह उनका इलाका था। उन्होंने 2 साल पहले स्कूल के पहले दिन यह तय किया था और किसी ने भी उन्हें इस पर कभी चैलेंज नहीं किया। ज़्यादातर इसलिए क्योंकि कोई वहाँ बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि जब हवा उल्टी दिशा में चलती थी तो वहाँ से स्कूल के कूड़ेदान जैसी बदबू आती थी। तुमने कैसा किया? डाइची ने अपना लंच खोलते हुए पूछा। बहुत बढ़िया, केंजी ने कहा। सच में? नहीं। केंजी ने अपना बेंटो बॉक्स खोला। उसकी माँ ने चावल के छोटे छोटे गोले बनाए थे, जिन पर नोरी के चेहरे बने थे। एक पर खुश चेहरा था, एक पर उदास चेहरा था और एक अभी अभी टूटा था, इसलिए वह थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हार मान ली हो। केंजी को तीसरे वाले से गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस हुआ। डाइची के बेंटो का स्ट्रक्चर बहुत ऑर्गेनाइज्ड था। सब कुछ साफ सुथरे हिस्सों में अलग अलग किया गया था। तमायोगाकी के छोटे छोटे स्लाइस एक लाइन में रखे हुए थे। ब्रोकली के टुकड़े थे जिन्हें छोटे पेड़ों के आकार में काटा गया था। सोया सॉस की एक छोटी बोतल थी। केंजी ने एक पल के लिए इस बेंटो को देखा। तुम्हारी मम्मी बहुत सीरियस है, उसने कहा। डाइची ने गर्व और हार मानने के मिले जुले भाव से सिर हिलाया। उन्होंने कुछ देर आराम से चुपचाप खाना खाया। पास में उनकी क्लास की कुछ लड़कियां ताली बजाने का गेम खेल रही थीं और हंस रही थी। रेयोटा नाम का एक लड़का सॉकर किक मारने की कोशिश कर रहा था और बार बार बॉल मिस कर रहा था, जो ज़मीन पर बिल्कुल स्थिर पड़ी थी, जिसे किक करना बहुत आसान था। यह दुनिया की आम भरोसेमंद बनावट थी और केंजी को इससे बहुत सुकून मिला। मैं सोच रहा था, केंजी ने कहा। डाइची, जो केंजी को 2 साल से जानता था, ने खबर की तैयारी कर रहे आदमी की तरह थके हुए होकर अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। क्या? मुझे लगता है मुझे एक कुत्ता पालना चाहिए। यह इतना बुरा नहीं है।
एक कुत्ता जिसे मैं अपना बैकपैक उठाना सिखाता हूँ। डाइची ने अपनी चॉपस्टिक वापस उठाई। अगर कोई चीज़ नॉर्मल आइडिया है तो उसे अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है, केंजी। लेकिन फिर जब मैं स्कूल जाता हूँ तो बस चलता हूँ, एक अमीर आदमी की तरह। अमीर लोग अपने बैग में कुत्ते नहीं रखते। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम कभी अमीर रहे हो? डाइची ने इस पर अचानक सीरियस होकर सोचा। नहीं। तो तुम पक्का नहीं कह सकते, केंजी ने बड़ी तसल्ली से चावल का एक गोला काटते हुए कहा। अमीरों के पास शायद ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। यह एक तरह का लॉजिक था जिसे डाइची तुरंत हरा नहीं सकता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, जिसे केंजी ने सहमति मान लिया। हवा बदल गई। कूड़े वाली जगह की बदबू आने लगी। वे बाईं ओर 2 मीटर चले गए और अपनी सारी चीज़ें उन लोगों की तरह कुशलता से उठाई जिन्होंने यह पहले कई बार किया था। केंजी, डाइची ने कहा जब वे फिर से बैठ गए। तुमने स्पेलिंग टेस्ट के लिए पढ़ाई क्यों नहीं की? केंजी ने इस बारे में ईमानदारी से सोचा, जो वह कभी कभी करने की कोशिश भी करता था जब उसे लगता था कि ईमानदारी दूसरे ऑप्शन से ज़्यादा दिलचस्प हो सकती है। मैं करने वाला था, उसने कहा, लेकिन फिर मुझे एक बीटल मिला। डाइची ने धीरे से सिर हिलाया। किस तरह का बीटल? बहुत बड़ा, चमकदार। मैंने उसका नाम जनरल कुरोबी रखा था। जनरल कुरोबी अब कहाँ है? मैंने उसे खो दिया, बुक शेल्फ के पीछे। डाइची ने इस जानकारी को उतनी ही गंभीरता से लिया जितनी वह हकदार था। उसने अपनी छोटी सी जिंदगी में अलग अलग फर्नीचर आइटम के पीछे कई जीवों को खो दिया था। वह समझ गया था कि यह एक ऐसी चीज़ थी जो हुई थी और यह दुखद थी, और यह पूरी तरह से ध्यान से न देखने का नतीजा भी था, लेकिन इससे यह कम दुखद नहीं था। शायद वह अभी भी वहीं हो, डाइची ने कहा। शायद, केंजी सहमत हुआ। वे कुछ देर इसी बात पर बैठे रहे। कपूर के पेड़ की सरसराहट हुई। उनके पीछे कहीं रेयोटा ने आखिरकार बॉल को लात मारी और दूर से देखने वालों की एक साथ सांस लेने की आवाज़ से लगा कि वह कहीं अचानक चली गई है। मैं आज उसे ढूंढने जा रहा हूँ, केंजी ने बड़े पक्के इरादे से कहा। उसके लिए यह एक अलग तरह की पढ़ाई थी। स्कूल के बाद फिर अफसोसनाक फैसला आया। यह गोटा सोटा की चुनौती के रूप में आया, जो बगल वाली क्लास में था और जिसमें बिल्कुल गलत समय पर आने और बिल्कुल गलत बात कहने का टैलेंट था। मैं शर्त लगाता हूँ, गोटो सोटा ने अपने 2 दोस्तों के साथ कपूर के पेड़ के पास से आते हुए कहा, कि निशिमुरा बिना रुके मंकी बार के पार पूरी तरह से नहीं जा सकता। केंजी ने मंकी बार की तरफ देखा। मंकी बार मेटल के थे और धूप में गर्म होते थे, और उन्हें इस्तेमाल करने की एक टेक्निक थी जिसे उसने अभी तक पूरी तरह से मास्टर नहीं किया था, जिसमें ज़्यादातर बीच में ना रखना शामिल था, क्योंकि एक बार रुकने के बाद दोबारा शुरू करना लगभग नामुमकिन था और आपको बस थक कर वहीं लटके रहना था जब तक आप गिर न जाएं। मैं यह कर सकता हूँ, केंजी ने कहा। डाइची ने आसमान की तरफ देखा। खास तौर पर उसने आसमान के उस हिस्से को देखा जहाँ केंजी खड़ा था, ठीक उसके ऊपर, जैसे वहाँ बैठे किसी ऊंचे अधिकारी से अपील कर रहा हो। केंजी, मैं बिल्कुल यह कर सकता हूँ। पिछली बार तुम बीच में गिर गए थे। मैं उस समय थका हुआ था। तुमने उस समय अभी अभी लंच किया था। केंजी रुका। उसने अपने हाथों को देखा। असल में उसने अभी अभी फिर से लंच किया था। मैं फिर भी करूँगा, उसने कहा। यह बहुत बुरा फैसला है। उसकी बहुत तारीफ होनी चाहिए। केंजी रुकने से पहले पहले 5 पायदान पार कर गया।
उसकी थोड़ी कम तारीफ के लिए वह फिर बहुत देर तक वहीं लटका रहा, जबकि उसके हाथ धीरे धीरे शिकायतें कर रहे थे। फिर वह नीचे रबर मैट पर ऐसे गिरा जैसे किसी छोटी शेल्फ से चावल का एक छोटा बैग गिर रहा हो। वह पीठ के बल लेटा हुआ ऊपर कपूर के पेड़ की डालियों को देख रहा था। तुम रुक गए, गोटो सोटा ने कहा। मैं आराम कर रहा था, केंजी ने जमीन से कहा। तुम जमीन पर थे? मैं जमीन पर आराम कर रहा था। डाइची उसके ऊपर दिखाई दिया, नीचे ऐसे भाव से देख रहा था जो बिल्कुल भी हैरानी से भरा नहीं था और किसी ऐसी चीज़ की ओर ज़्यादा झुका हुआ था जो शायद हमदर्दी हो या हंसने से बचने की कोशिश हो। क्या तुम ठीक हो? फिजिकली, केंजी ने कहा। हाँ, अपनी इज्जत के हिसाब से शायद नहीं। डाइची ने हाथ बढ़ाया। केंजी ने उसे पकड़ लिया। उसने सोचा, बेस्ट फ्रेंड इसलिए होते हैं, आपको बुरे फैसले लेने से रोकने के लिए नहीं। उसके लिए एक अलग तरह की दोस्त की ज़रूरत होगी जो आपके पीछे पीछे यह पूछता रहे कि क्या तुम श्योर हो और क्या तुमने नतीजों के बारे में सोचा है, जो थका देने वाला होगा, बल्कि बाद में मदद करने के लिए। अब ये कहानी का पहला भाग ख़त्म होता है। दूसरे भाग के लिए अगला वीडियो देखिए। थैंक्स।